हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज की हम अपनी इस नए क्लास में हमारे आखिरी पेपर हिंदी के बारे में बात करने वाले हैं। आप लोगों ने जो 6 लड़ाई थी, जो मुश्किल लड़ाई थी, वो आपने तो लड़ लिया है। और अब बची है आखिरी लड़ाई, और वो है आपका हिंदी। आपका जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है, वो यानी जिस मीडियम में आप पढ़ते हो, वो आपका सब्जेक्ट। बेसिकली देखिए, आपने रामायण देखी हो तो उसमें आपने देखा होगा, जब अंतिम युद्ध होता है तो उसके लिए एक गाना है, यही रात अंतिम यही रात भारी, वैसे ही समथिंग यही लिए है कि यही सब्जेक्ट अंतिम है और यही थोड़ा भारी है। हालांकि 2 दिन की छुट्टी मिली थी, तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने लगभग प्रिपरेशन कर लिया होगा। और ये मैं वीडियो भले ऐसे समय पे बना रहा हूँ कि जिसमें आपको आधा दिन का भी समय नहीं मिलेगा, लेकिन बस मैं आपको कुछ गाइडेंस प्रोवाइड करना चाहता था, जो मुझे पता है, जो मुझे बताया गया था, जो मैंने सुना है, मैं वो उसके बारे में थोड़ा आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता था। जिससे क्या हो कि आपको पेपर लिखने में थोड़ा आसान रहेगा, और आपका जो कंटेंट है वो आप अच्छा रख पाओगे और अच्छे मार्क्स ला पाओगे। तो हिंदी में क्या क्या चीजों पे फोकस करना है, पढ़ तो चुके ही हो, पर पढ़ने के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि हम अच्छे से लिख नहीं पाते हैं। तो वही चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा, उसको थोड़ा ध्यान से सुनना। जैसे देखो, आपका जो हिंदी का सब्जेक्ट है, इसमें जो सबसे बड़ी चीज जो आपको ध्यान रखनी है, वो ये है कि आपकी जो वाक्य रचना होती है, थोड़ा उस पे फोकस करना। ठीक है, यानी कि जब आप कोई भी चीजें लिखते हो ना, तो वो थोड़ा साफ सुथरा लिखना, भाषा शैली अच्छी रखना, और कटपिट बिल्कुल मत करना। जैसे है ना, स्वच्छता, कोशिश करना कि थोड़ी स्वच्छता बनाए रखना। कहते हैं ना, स्वच्छता बहुत जरूरी है, और स्वच्छता बनाए रखोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, ये चीजें पे थोड़ा ध्यान देना है कि आपकी वाक्य रचना अच्छी होनी चाहिए, भाषा शैली अच्छी रखना है। भाषा शैली का मतलब जो शब्द लिखते हो वो क्लियर समझ में आए, ऐसा लिखना। आपकी राइटिंग चाहे जैसी हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ना, राइटिंग चाहे जैसी हो कोई दिक्कत नहीं, बस आप जो लिखते हो वो समझ में आना बहुत जरूरी है। बात समझ में आया कि नहीं? और कहीं भी कोई भी प्रकार का कटपिट नहीं करना। अब मैं आपको बता देता हूं कि आपको बेसिकली कैसे क्या प्रिपरेशन करना है। आपका जो सेक्शन ए होगा, सेक्शन ए में अगर देखोगे तो जैसे ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें 4 MCQ दिए हैं। तो मैं तो इसमें ये भी नहीं कह सकता कि आप इसको ऐसे ट्रिक बना के सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये आपको चीजें जो है वो आपको लर्न करनी पड़ेंगी, आपको याद रखना पड़ेगा। आपको याद होगा तभी आप कर पाओगे। तो बेसिकली ये आपके याद शक्ति के ऊपर निर्भर करती है। ये जो आपका हो गया, उसके बाद जोड़े मिलाओ आएगा। जोड़े मिलाओ भी आपका वही है कि अगर आपको कहानी पता होगा, आपको ये पता होगा कि ये वाक्य किसने कहा है, ये संवाद किसने कहा है, तभी आप टिक कर पाओगे। तो ये भी आपके याद शक्ति पर होगा। अगर जैसे मान लो, अगर आपने पढ़ लिया है, तब तो आपको आसानी से इस क्वेश्चन का भी, जैसे कस्टम ऑफिसर ने इनमें से क्या लाइन बोली है, वो आपको पता होगा। मीन क्या होता है कि हिंदी सब्जेक्ट में सबसे बड़ी बात जो होती है, जो चाहे आपका गद्य हो चाहे आपका पद्य हो, दोनों ही में ही, गद्य हो चाहे पद्य हो, दोनों में ही सबसे बड़ा जो खेल होता है वो होता है कहानी का। आप जितना ही अच्छे से कहानी को याद रखते हो ना, उतना ही आपके लिए अच्छा होता है। तो मेन आप किस पे फोकस करना, कि आपको कहानी का हर पात्र के बारे में पता हो थोड़ा बहुत, और कहानी के हर चीज के बारे में पता, कहते हैं ना, कहानी का जो बेसिक पॉइंट है उसके बारे में आपको अच्छा नॉलेज होना जरूरी है। और उसके लिए अगर आपके पास टाइम है अभी, तो आप एक बार रीड जरूर कर लेना, क्योंकि आपका ऐसा नहीं है कि इसमें ग्रामर सेक्शन बहुत ज्यादा है, कॉपी पेस्ट सेक्शन बहुत ज्यादा है। इसमें आपके जो बुक्स है उसमें काफी ज्यादा आता है, जैसे देख सकते हो 3 नंबर का यहाँ पे अगर मैं जोड़ के बताऊं अगर टोटल, तो देखो 3 नंबर ये हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद ये जोड़े मिलाओ 2 नंबर हो गया, ये भी आपका जो है वो सेम इसी में से आएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो एक एक वाक्य में लिखिए, ये भी आपके बुक में से ही, जैसे चार्ली की 3 हिंदी फिल्मों के नाम लिखे तो आपको याद होगा, तभी आप एक बार इसमें तो बना के भी नहीं लिख सकते। तो ये 3 नंबर इधर हो गया। उसके बाद ये 6 नंबर का, कि 2-3 वाक्यों में लिखिए, तो ये आपका इधर हो गया। अच्छा हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, जैसे मैं अगर इन दोनों को हटा देता हूँ, ये 3 नंबर और ये 6 नंबर वाले को हटा देता हूँ, तो आपका ये वाला जो क्वेश्चन है 10 नंबर वाला, यानी जो 15-20 वाक्यों में लिखना होता है, जो एक क्वेश्चन की वैल्यू जो है, वेटेज है 5 नंबर, इसमें आप कैसे लिखोगे? तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें लिखा हुआ है, जैसे जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी व भूखमरी का एक कारण कैसे बना, कैसे कारण बन सकती है यह स्थिति आज भी स्पष्ट कीजिए। तो अब इसमें क्या है, इसमें बेसिकली आपको बहुत डिटेल में कहानी बना के लिखनी है। तो इसमें क्या होगा, हर स्टूडेंट का जो कार्य क्षमता होता है, आगे कहूँ कि लिखने की जो क्षमता है, लिखने की जो कैपेसिटी, लिखने का तरीका है, वो हर स्टूडेंट का अलग अलग होगा। तो इसमें आप कुछ भी लिख कर आओगे, आपको नंबर जरूर मिलेगा। लेकिन आपको अच्छा नंबर कैसे मिलेगा, उसके लिए आपको क्या याद रखना है, कि जब भी कोई भी आप ऐसे बड़े आंसर शुरू करोगे हिंदी में, तो आपको सबसे पहले एक बात याद रखनी है, और वो ये है कि ये लाइन जो है वो कहां से ली गई है। ठीक है, मतलब ये है कि कौन से चैप्टर से ये लिया गया है, इसके लेखक कौन है। ठीक है, अगर मान लो कि वो जो चैप्टर लिखा गया है वो किसी और किताब में से लिखा गया है, तो अगर आप इन जानकारियों को लिख देते हो ना, तो आपके जो मार्क्स की वेटेज है वो अपने आप बढ़ जाएगा।
ठीक है, इन बातों को याद रखना कि जब भी आप क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन शुरू करोगे तो जैसे है यह जैसे लिख सकते हैं यह वाक्य, यह रचना या यह जो प्रश्न है ये कौन से चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक जो है वो ये हैं और इनकी ये जो पंक्ति उठाई गई है या जो ये लाइन लिखा गया है, उठाई गई मत लिखना, मतलब ये जो पंक्ति दिया गया है, उपयुक्त उपयुक्त पंक्ति जो दिया गया है, यह उनके इस पाठ्य पुस्तक में से या अपने पाठ्य पुस्तक का भी नाम लिख सकते हो। ठीक है, कि इस पाठ्य पुस्तक में इस चैप्टर में से यानी इस पाठ में से ये सवाल पूछा गया या ये वाक्य पूछा गया है, राइट। तो इससे क्या होगा, आपकी एक वैल्यू बढ़ जाएगी। क्लियर है इतना? तो ये 5 नंबर वाले में आपको याद रखना है। अच्छा, अभी देखोगे टोटल कितना हो गया यहाँ पे, तो 3 2 5 3 8 और 8 6 14 प्लस 10 24 और फिर ये 6, फिर उसके बाद वापस देखो ये वही आ गया। अब यहाँ पे भी 3 2 5 5 3 8 4 12 12 10 22 22 8 30 नंबर, यानी देखा जाए तो आपका लगभग 60 नंबर जो है वो ऐसा ही रहने वाला है, यानी सेक्शन ए और बी। अब इस 60 नंबर में से ना आपका टारगेट ये होना चाहिए कि जितना हो सके उतना मैक्सिमम आप ला सको। अब उतना मैक्सिमम लाओगे कैसे, तो जो 10 10 नंबर वाले हैं पहले इस पे हथियार बनाओ। 10 10 नंबर वालों के लिए जैसा मैंने कहा है वही याद रखना है। जैसे ये कमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी कृता ही कविता है, ही कविता अपने शब्दों में समझा। अब देखो यहाँ पे लिखा है अपने शब्दों में, अब अपने शब्दों में साफ साफ लिखा है, तो क्या हर बच्चे का शब्द एक जैसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। यानी हर बच्चा, हर स्टूडेंट जो है वो अपनी भाषा में अपने तरीके से अपनी समझ शक्ति के अनुसार लिखेगा। तो आपको भी यही याद रखना है कि आपको इसमें कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं याद रखना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका आंसर ये होगा तभी आपको नंबर मिलेगा, आप अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर सकते हो। लेकिन जो मैंने बात कही है कि कौन से चैप्टर से लिया गया, इसके कवि कौन है, जैसे कविता है तो इसके कवि कौन है और ये कौन सी किताब में से लिखी गई है, ये बातें आप जरूर लिख देना। साथ ही साथ जो किताब में बात लिखी गई पहले उसको लिखो, बाद में अपने शब्दों में जितना भरना है उतना भरो, राइट। लेकिन टाइम लिमिट को दिमाग में रख के करना ताकि ज्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो। तो ये आपका यहां से हो गया। उसके बाद आपका आएगा सेक्शन ये वाला, ये कविता को एक्सप्लेन करने वाला कि निम्नलिखित पद्यांशों की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। अब ये जो है जैसे ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत है बेचत बेटा बेट की। अब ये जैसे है तो इसके लिए आपको क्या करना, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि आप जब कविताओं की जो आपकी बुक में कविताएं दी गई हैं उनका जो एक्सप्लेनेशन है, हालांकि मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपने क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ा होगा। अगर आपने क्वेश्चन आंसर को पढ़ा होगा तो आपने जो क्वेश्चन आंसर को पढ़ा है आप उसी की बेस पे भी एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। इसके लिए आपको अलग से कोई कहानी याद रखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगला आपका आएगा सेक्शन सी। जो सेक्शन सी होता है बेसिकली ग्रामर वाला सेक्शन आ जाता है। तो ग्रामर वाला जो सेक्शन है ये होता है 2 2 4 2 6 2 8 8 4 12 13 14 14 4 18, यानी 18 नंबर, यानी 20 नंबर का मान के चलो, यानी 20 नंबर का होता है। तो 20 नंबर में से मैं बहुत नेगेटिव होकर अगर भी चलता हूं, यानी मैं मान लेता हूं कि आपने प्रिपरेशन नहीं किया तो भी आप 20 में से कहते हैं ना कि 10 मार्क्स तो आप आसानी से ला लोगे। जैसे अभी देखो इसमें रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, परिभाषाएं पूछा है, कविता चौपाई, चौपाई तो आप आराम से लिख लोगे उदाहरण के साथ। अब जैसे यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग, तो ये भी आप लिख बात का बन जाना, अकिंचित कर होना, जिसका पति मर चुका, ये धर्म में नहीं मानने वाला। ठीक है, पंचरत्न समास वाला जो आज मैंने समास का ही वीडियो बना दिया है, तो आप समास वाला आसानी से देख लेना कि पंचरथ और राम सीता वाला कैसे सॉल्व करना। जैसे पंच मतलब 5 हो गया, राम और सीता, तो ये आपका बहुत आसानी से आंसर मिलेगा। दिगु और द्वंद्व समास दोनों आसानी से मिल गए। तो इस तरीके से आपका हेल्प ये हो गया। बाकी का भी मैं कोशिश करता हूँ कि जितना हो सकेगा उतना कल तक में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जितना हो सकता है मुझसे उतना मैं करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। लेकिन फिर भी जो है वो यही है कि आप थोड़ा सा मेंटली जो है अपने आप को शांत रखने की कोशिश करना, ठीक है। उसके बाद आपका जो सेक्शन डी होता है ये भी लगभग आपका 10 5 15 15 5 20 नंबर का होता है। अब ये जो है 20 में से आप कम से कम 15 मार्क्स तो आसानी से लाओगे। कैसे, उसको समझो। पहला लिखा हुआ है यहाँ पे 1/3, साफ साफ देखो लिखा है 1/3 में सारांश लिखकर उचित शीर्षक दीजिए। अब ये जो सारांश है ये भी आपके मन से होगा और शीर्षक भी आपके मन से होगा। हर इंसान, मैंने कहा ना, हर इंसान का सोचने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन आपको दिमाग में एक बात रखना है कि शीर्षक आप तभी लिखना जब इसको कम से कम आप 2 बार पढ़ चुके होगे तब। बिना 2 बार पढ़े हुए शांति से, शांति पूर्वक दिमाग रख के कम से कम इसको कितनी बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, ठीक है। जब 2 बार पढ़ोगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि इसमें किसके बारे में बात की गई है। जिसके बारे में बात की गई यानी जिस चीज को मेन आधार लिया गया, कि ऐसा लग रहा है घूम फिर के यही बातें आ रही है, तो वही आधार आपका क्या होगा, शीर्षक होगा। क्लियर है? और 1/3 का मतलब समझो ऐसे कि इसको छोटा करना होता है और कुछ मत समझो, ठीक है। ये जो इतना बड़ा लिखा गया उसको आप छोटा कर देना।
क्लियर है। उसके बाद आपका आ गया कविता, तो अरे कविता बोल रहा, निबंध आ गया। तो निबंध आपका बेसिकली 300 शब्दों में लिखना था, तो ये तो मैं जानता हूं कि आप नॉर्मली जो है वो अपने हिसाब से ही लिखोगे। दहेज प्रथा एक कलंक है, तो इसके बारे में आप आसानी से लिख सकते हो। अगर मान लो वर्तमान समय का भारत आ गया, तो ये बताने की जरूरत नहीं, बहुत सारी चीजें। मेरा प्रिय त्योहार तो सब बचपन बचपन से लिखते आ रहे हैं, दिवाली। अगर आप ये लिखना चाहो, अब घायल सैनिक की आत्मकथा, ये वाला जो है मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि मे बी पॉसिबल आप इसको लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे, लेकिन बाकी 3 का जो है वो आसानी से हो जाएगा। पर फिर भी मेरा एक सजेशन है कि आप घर से 2 से 3 निबंध जरूर पढ़ के जाना। रीजन बता देता हूं मैं। जब आप घर से निबंध पढ़ के जाओगे ना, तो बेनिफिट क्या होगा आपको, आपको एक पता चलता है कि हाँ निबंध में शुरू कैसे करना होता है। अपने मन से कुछ भी लिखने की शुरुआत नहीं कर देना। मैंने देखा है नॉर्मली स्कूलों में लिखवाया जाता है 1-2 निबंध, ताकि बच्चों को आइडिया लग जाए, और उनको दिया भी जाता है नोट्स के तौर पे। मैंने काफी सारे अपने स्टूडेंट्स हैं जिनको देखा मैंने कि उनके पास ये नोट्स अवेलेबल हैं। तो मैं यही सजेशन दूंगा कि आप 1-2 बार रीड कर लेना, ताकि जो संदर्भ है, व्याख्या है, फायदा नुकसान, ऐसे करके अलग अलग पॉइंट्स बनाए जाते हैं, वो जरूर आपको याद रहे कि हाँ इस तरीके से कोई भी निबंध आता है, कोई भी टॉपिक पे आता है, तो मुझे इसी तरीकों को, इसी फॉर्मेट को फॉलो करना है। ये चीज आपके दिमाग में होना बहुत जरूरी है। और लास्ट आपका आ गया भावार्थ आ गया। अब ये जो भावार्थ लिखना है, ये बेसिकली 5 नंबर का है। अब देखोगे ये इतना बड़ा दिया हुआ है, अगर आप इसको ही लिख दोगे पूरा तो भी भावार्थ बन जाता है। लेकिन क्या है, एक बार रीड करना, उसके बाद लिखना शुरू करना। एक नहीं, कम से कम इसको भी 2 बार रीड करना। 2 बार रीड करके अच्छे से अगर आप लिखते हो, तो पूरे के पूरे 5 नंबर आपको मिलने के चांसेस है। और निबंध में जो सबसे बड़ी बात है वो ये याद रखना है कि आपका पेज कितना भरा हुआ है, उस पे नंबर आपको नहीं मिलेगा। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। कोशिश करना कि जब आप शुरुआत करते हो ना, तो शुरुआत ही इतना अच्छा होना चाहिए कि तालियां कहते हैं ना बजते रहनी चाहिए। इस तरह का अगर आप लिखते हो, तो आपको डेफिनेटली अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। आपने बहुत भर दिया है, पूरा एकदम ऐसा ठसाठस दिख रहा है, तो कोई मतलब नहीं है। थोड़ा लाइन छोड़ के लिखना, पैराग्राफ बना के लिखना, पॉइंट्स वाइज लिख देना। जो मेन वर्ड है आपके, उसको अंडरलाइन कर लेना। अगर आपके मन में कोई शायरी आता है, कोई श्लोक आता है, या ऐसी कोई लाइनें आती है जो आपको लगता है कि ये लाइन जो है इस निबंध से बहुत मतलब कहते ना जुड़ा हुआ है, तो आप उस निबंध, उस लाइन को लिख सकते हो, और उसको पेंसिल से अंडरलाइन कर देना। ये सारी चीजें एक निबंध को बहुत आकर्षक बना देती हैं। ठीक है। और फिलहाल था हिंदी से रिलेटेड। अब मैंने कहा ना कि देखो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें वही पारंगत हो सकता है जिसने इसके बारे में बहुत स्टडी किया हो। जैसे मैं हमें जो हिंदी पढ़ाते थे सर, वो एमए किया था उन्होंने इलाहाबाद से, और वहां से मतलब हिंदी के बारे में उन्होंने स्टडी किया था। हम लोग को वो हिंदी पढ़ाते थे, उनको बस एक टॉपिक चाहिए होता था, वो 1.5-2 घंटा तक हम लोग को उस टॉपिक पे बोल सकते थे। इतना तो हम नहीं बोल सकते, जो सच्चाई है, क्योंकि उन उसके बारे में उनको कहते हैं ना गहन अध्ययन किया था। और हमने गहन अध्ययन छोड़ो, तो हमने अध्ययन भी नहीं किया था हिंदी के बारे में, जो सच्चाई है। लेकिन कहते हैं कि सुनते सुनते थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है क्योंकि पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करना है। तो इसीलिए मैं सोचा एक बार मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूं, अगर इससे थोड़ी बहुत हेल्प ही होगी तो अच्छा है, नहीं हुआ होगा तो भी बता देना, मैं नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगा कि इस तरीके से आपका मैं टाइम वेस्ट ना करूं। ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी का मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे, और ऑल द बेस्ट फॉर योर लास्ट पेपर। और पेपर के बाद भी हम एक बार जरूर मिलेंगे, और जो भी अच्छी अच्छी बातें होंगी मैं आपके साथ जरूर शेयर करता रहूंगा। ठीक है। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।